पहले हम कर रहे हैं कि रिटर्निंग कंस्ट्रक्टर एक तरीके से कि वो क्या है जो रिटर्निंग क्लास के नेम से बेसिकली जहां पे रिटर्निंग कंस्ट्रक्टर्स की तरह होता है तो उसका मीनिंग क्या है। लेट अस सपोज दो प्राइवेट वेरिएबल्स हैं a एंड b और यहाँ पे आपके पास दो कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हैं। एंड वी हैव वन मोर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, उसमें है आपके पास int x, int y। इसमें हमने सिंपली किया a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू y। अब हमारे पास एक रिटर्न क्लास टाइप का एक फंक्शन है जो क्लास टाइप का रिटर्न करेगा। लेट अस सपोज हमने उसको फंक्शन डिक्लेयर किया और यहाँ पर अब हम इसको कर रहे हैं ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा एंड क्लियर। और यहाँ पे हमने अब रिटर्न क्या किया, रिटर्न a कॉमा b। सो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है वो अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस रिटर्न a कॉमा b। और इसके एक शो नाम का फंक्शन ले लेते हैं। Clear? So we have written a class having two overloaded constructors, दोनों पैरामीटराइज्ड हैं और एक फंक्शन है जिसकी रिटर्न टाइप क्लास टाइप है। सो इसका मीनिंग क्या है अगर इसकी रिटर्न टाइप क्लास टाइप है तो वी आर एक्सपेक्टिंग रिटर्निंग ऑब्जेक्ट्स हियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न करने चाहिए इसको। अब यहाँ पे मैंने लिखा इंट मेन लिखा AOB1 5,7 और OB2 0। सो अब इस स्टेटमेंट को जैसे ही रन करूंगा मैं तो क्या होगा, पहले OB1 टू पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा a इक्वल्स टू x। a की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, OB1 डॉट a विल बी 5, OB1 डॉट b विल बी 7।
देन OB2 में कितनी वैल्यू 0, तो कौन सा चलेगा, 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। यहां पर OB2.A की वैल्यू 0 एंड OB2.B की वैल्यू 9। क्लियर। सो अब बात थी कि इसको यहां पर जो ये वाला फंक्शन है इसकी रिटर्न स्टेटमेंट समझने में हमें डाउट था। सो लेट अस सपोज मैंने अभी लिखा OB2 is equal to OB1 dot yes। अब क्या होगा, OB2 is equal to OB1 dot फंक्शन, तो यहां पर A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A इंटू 5, मतलब A की वैल्यू स्टार्टिंग में 5 सेट थी, तो यहां पर कितनी हो जाएगी 25। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 थी, तो B की वैल्यू OB1 डॉट B की वैल्यू बेसिकली कितनी हो जाएगी 12। तो यहां पर जब आपने लिखा रिटर्न A कॉमा B, अब यहां पर हमें डाउट था कि यहां पर हुआ क्या। क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछता कि मैं इसको ऐसे करता, अगर पहले इसको मैं चला के देखता हूं, पहले 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर चला, फिर 1 पर हमने शो फंक्शन कॉल नहीं किया, तो यहां पे अगर मैं OB2 डॉट शो करूं, तो पहले 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर किसके लिए चला, ये जो आपने OB1 के लिए, फिर OB2 के लिए आपका कौन सा चला, 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। फिर आपने क्या किया, OB2 इज इक्वल टू OB1 डॉट FN, A इक्वल टू A इंटू 5, OB1 डॉट A की वैल्यू कितनी होगी 25, OB1 डॉट B की वैल्यू कितनी होगी 12। फिर आपने क्या किया, रिटर्न A कॉमा B, यहां से कौन सा आप बेसिकली रिटर्न कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो जो जिसमें A की वैल्यू कितनी होगी ये, और B की वैल्यू कितनी होगी ये वाली। क्या उसका आपने नेम भी किया है, नहीं, नेम नहीं दिया, लेकिन एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हो। तो जब भी एक ऑब्जेक्ट, नया ऑब्जेक्ट यहां पे रिटर्न कर रहे हो, तो उसका मीनिंग क्या है कि एक कंस्ट्रक्टर बनेगा, कंस्ट्रक्टर चलेगा। तो यहां पर कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर। तो यहां पर बेसिकली इसकी वैल्यू रिटर्न की, लेकिन इसको नेम नहीं दिया। लेट अस सपोज मैं ऐसा कर लिखता यहां पे AOB3 0, यस। तो यहां पर OB3 में क्या रिटर्न होना था, कैन एनीबॉडी टेल मी, कि पहले मैंने AOB3 0 ऑब्जेक्ट बनाया, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा, 1 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो उसमें A की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी 0, B की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी 9। लेकिन फिर बाद में आपने क्या किया, OB3 डॉट A इक्वल टू A इंटू 5, A क्या रिप्रेजेंट करता है OB1 को, तो OB3 डॉट A में क्या वैल्यू चली जाएगी 25, OB3 डॉट B में क्या वैल्यू चली जाएगी, यहां देखो 7 थी तो 12, तो रिटर्न OB3, तो रिटर्न OB3 करोगे तो ऑटोमेटिकली OB3 डॉट A OB3 डॉट B आपकी रिटर्न होगी, जो ओवर रिटर्न आपकी वैल्यू थी। तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, 25 एंड 12 विल बी स्टोर्ड इन OB2.A एंड OB2.B रिस्पेक्टिवली। ये भी वही बात हुई ना, क्लियर। ये अब जो कल डाउट था ये क्लियर हुआ या कहीं डाउट है, अगर डाउट है तो दोबारा पूछो प्लीज।
कल ये डाउट था कि अगर मैं यहां पर ये नहीं लिखता और इसको ये लिख देता हूं, लेट अस सपोज, तो अब क्या होगा, इसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी यहां पर हमने। अच्छा ये बताओ, अगर यहां पर मैंने AOB3 किया हुआ था, OB3 का स्कोप कब कहां तक था, FN के बीच में। तो अगर FN की डेफिनेशन जैसी खत्म हुई तो OB3 डेड हो गया, तो उस ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसीलिए यहां पर आपने सिर्फ उसका नाम नहीं दिया, सिंपली उसको रिटर्न कर रहे हो एक ऑब्जेक्ट को, वो इस फॉर्म में दे दिया। तो जो जिस टाइप से भी उसकी कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन मैच करेगी उसको वो कॉल करेगा। तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी, 6 and 9 will be stored in OB2। यहां पर देखो 6 and 9 स्टोर होगी उसमें। क्लियर? किसी और को कोई और डाउट हो, इसमें कुछ पूछना चाहता हो और कोई? So if all are silent, so I am assuming कि आपको क्लियर हो गया है। क्लियर? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क। सर एक छोटा सा डाउट है। हाँ जी पूछिए पूछिए। तो जैसे हम रिटर्न A6,9 कर रहे हैं तो वहां से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट चला गया, बट अगर वहां पे हमारे पास OB3 होता तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना रखा था, उसका हाँ हमारा स्कोप फंक्शन के अंदर जो फंक्शन बना रखा है उसमें खत्म हो गया। हाँ हो गया। रिटर्न स्टेटमेंट से पहले डिस्ट्रक्टर चलेगा या रिटर्न स्टेटमेंट के बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा? अच्छा आप डिस्ट्रक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, वो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। डिस्ट्रक्टर आपने सिंपली यहां पे आपने क्या किया, एक डिस्ट्रक्टर बना लिया, ठीक है, और हमने यहां पर लिख दिया Cout डिस्ट्रक्टिंग, जस्ट बताने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे ये चेक करना है कि ये वाला डिस्ट्रक्टर कब चलेगा, क्या रिटर्न से पहले चलेगा या बाद में चलेगा, तो अब क्या होगा आपके पास यहां पर एक सिंपली इस फंक्शन से पहले आप मैसेज प्रिंट करवा लो, हेलो। ठीक है, देखो अभी मैंने क्या किया, अगर तो हेलो से पहले डिस्ट्रक्टिंग का मैसेज आ गया, अगर तो हेलो से पहले डिस्ट्रक्टिंग का मैसेज आ गया तो उसकी मेमोरी तब तक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर नहीं आया तो बाद में जब प्रोग्राम आपका जैसे नॉर्मली हो रहा है तो तब होगी। सो आई हैव, देखो क्या मिला आपको, हेलो से पहले डिस्ट्रक्टिंग, सो दैट मीन्स कि उसका स्कोप वहीं पर खत्म हो गया और वो उसका डिस्ट्रक्टर वहां पे चल गया। एम आई क्लियर? मतलब रिटर्न करने के बाद डिस्ट्रक्टर चलेगा वहां पे? हाँ। ओके सर। नहीं, वो यूजुअली रिटर्न करते हैं तो द फंक्शन एग्जिट्स, बट इस केस में देखो जब आप यूजुअली भी उसको फंक्शन को वो करते हो तो उसका स्कोप डेड हो जाता है एक बार के लिए। तो अगर दूसरी बार फंक्शन चलाओगे तो दोबारा नए से उसको मेमोरी एलोकेट होगी, फिर दोबारा से नए से डी एलोकेशन होगी। नहीं सर, मतलब जब हम रिटर्न करते हैं तो यूजुअली हम फंक्शन से बाहर आ जाते हैं, बट हाँ इस केस फंक्शन से बाहर आ जाते हैं और जो भी उसके अंदर के लोकल वेरिएबल्स होते हैं, सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट्स की बात नहीं कर रहा, जो भी उसके लोकल वेरिएबल्स होते हैं उसका स्कोप खत्म हो जाता है, मतलब वो प्रोग्राम के लिए अब उसके बाद एग्जिस्ट नहीं करे जो रनिंग प्रोग्राम है। ओके सर, ठीक है, आई गॉट इट। ठीक है, क्लियर? अब इसकी अगर ज्यादा डिटेल जाओगे तो फंक्शन में आपको स्टैक का प्रोसीजर देखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा टॉपिक से हटके हो जाए। क्लियर? सो और किसी को कोई डाउट हो इसमें, प्लीज आस्क डाउट्स, वरना तो मोनोटोनस लेक्चर चलेगा ऑनलाइन में, तो वो बात नहीं रहेगी। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो पूछो, ठीक है। सो ये हो गया आपका नॉर्मली जो हुआ। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पे ये करता, इसकी आउटपुट क्या आनी थी भाई,
ये कोड है आपका, इसको हटा दूं मैं अब, एक मिनट। OB2 डॉट शो करूंगा तो मैंने रिटर्न क्या किया, A5, तो इसकी आउटपुट क्या आनी थी, यस। OB2 डॉट शो क्या प्रिंट करता, 5 9 5 5 and 9 सिर्फ 5 प्रिंट करता। 5 शो एंड फंक्शन में A और B की वैल्यूज हैं 5 एंड 9 5 एंड 9। क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर बेस्ट मैच है इसके लिए, single parameter. सिंगल पैरामीटर। क्लियर, फाइव एंड 9। सो ये तो हो गया आपका पहला डाउट। अब दूसरा डाउट क्या था कि जब हम कल प्रोग्राम कर रहे थे, जैसे फ्रॉम फॉर कन्वर्टिंग, जब भी हम स्टेटमेंट लिखते थे, मान लो हमने स्टेटमेंट लिखी और मैंने स्टेटमेंट लिखी इंट b इक्वल्स टू OB, या पहले इंट b यहां पे डिक्लेयर्ड था, अब b इक्वल्स टू OB लिखी। तो अब हम टाइप कास्ट कहां से कहां किस में कर रहे हैं, फ्रॉम, यस। ये कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है, एनीबडी, इज इट UDT टू बेसिक और बेसिक टू UDT, UDT टू बेस, UDT टू बेसिक, क्योंकि ये लेफ्ट साइड इस वाले को हम इसके तरह टाइप कास्ट कर रहे हैं। तब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जब इसको हम ऑपरेटर इंट के साथ कर रहे थे, लेट अस सपोज यहां पे इंट b है और मैंने क्या किया, b इक्वल्स टू b इंटू 5 कर दिया और रिटर्न b, ये इसका एक्चुअल सिंटेक्स है। अब अगर मैं इसमें इसको कमेंट कर देता था तो क्या आता था, ये हमेशा 5 को उठाता था। तो ये जरूरी नहीं, ये मैंने अब दूसरे कंपाइलर पे करके देखा है, तो मैं आपके साथ शो भी करता हूं, ये जरूरी नहीं कि ये 5 ही उठाएगा, ठीक है। ये कोई भी मतलब जो भी इसके बफर में स्टोर्ड है, अलग अलग कंपाइलर जैसे ले रहे हैं वैल्यूज, तो वही इसमें वो शो कर देता है। टू जस्ट शो द डिफरेंस मैं आपको दूसरे कंपाइलर का रिजल्ट दिखाता हूं। इज द स्क्रीन विजिबल, यस सर, सारा दिख रहा है प्रोग्राम, यहां मुझे लगता है इसको ऑफ ही कर दूं। यहां पर आप देखो, अब मैंने क्या किया, AOB12, तो AOB12, तो इसने OB.A की वैल्यू कितनी सेट कर दी, 12, ठीक है। देन F इक्वल्स टू इंट F इक्वल्स टू 89, एक इंटीजर वेरिएबल लिया, उसकी वैल्यू क्या कर दी 89, देन F को क्या कर दिया OB। अब जैसे ही F इक्वल्स टू OB किया है, यहां पर उसकी टाइप कास्टिंग के लिए क्या किया हुआ है, एक ऑपरेटर नाम का, आप जैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में फंक्शन बनाते थे, यहां बेसिकली आप टाइप कन्वर्जन का एक प्रोसीजर लिख रहे हो, ठीक है। तो ये कॉल होगा, तो आपने लिखा इंट r, यहां पर इंट r, ठीक है। फिर आपने लिखा r इक्वल्स टू a माइनस 7। अब यहां पर जैसे ही आपने r इक्वल्स टू a माइनस 7 लिखा, तो a की क्या वैल्यू थी 12, तो 12 माइनस 7 r में 5 स्टोर हो गया, लेकिन फिर आपने r को रिटर्न नहीं करवाया। तो दूसरे कंपाइलर में अगर सपोज करो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो दूसरा कंपाइलर क्या प्रिंट करके दे रहा था आपको 7, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, ये 84 आपको प्रिंट करके देगा। तो जब आप रिटर्न नहीं करवा रहे तो आप उसकी वैल्यू को गेस नहीं कर पाओगे, तो ये प्रोग्राम ठीक से नहीं। यहां देखो, यहां तो 84 का 84 आ रहा है, लेकिन डेव C++ में क्या हो रहा था, आपके पास 12 आ रहा था। वो हमें डाउट था कि वो 12 ही क्यों आ रहा है, तो वो अलग अलग कंपाइलर में जो भी बफर में वैल्यू पड़ी होगी वो उस तरह से कर देते हैं, ठीक है, उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे। एनी अदर क्वेश्चन? तो हमारी दो डेटा कन्वर्जन तो कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट इज यूडीटी टू बेसिक एंड बेसिक टू यूडीटी। तो ये दोनों आपकी अगर कंप्लीट हो गई हैं, तो थर्ड टाइप ऑफ कन्वर्जन जो हम कर रहे थे, दैट इज यूडीटी टू यूडीटी। यूडीटी क्या है? आपकी यूजर डिफाइंड टाइप। यूजर डिफाइंड टाइप मतलब दो क्लासेस में आपस में टाइप कन्वर्जन कैसे करनी है। तो यहां पर मैंने क्या लिया है, क्लास बी ली है। यहां पर बी क्लास में क्या है, उसका कंस्ट्रक्टर है एंड उसकी डेफिनेशन हमने लिख दी। देन हमने क्लास ए ली, ए में भी सेम वैसा ही प्रोसीजर, ए का कंस्ट्रक्टर है, लेकिन अब टाइप कन्वर्जन के लिए हमने यहां पर क्या लिख दिया, ऑपरेटर बी। तो ए से अगर बी को टाइप कास्ट करना है तो उसमें ये आपने उसके लिए लिखा। तो यहां पर देखो मैंने क्या रिटर्न किया है। अब इस लाइन का मीनिंग क्लियर है, रिटर्न बी एल। बेसिकली ये किसको कॉल करेगा? यस, एनीबडी? रिटर्न बी एल किसको कॉल करेगा? बी क्लास के कंस्ट्रक्टर को, जिसकी बेस्ट मैच होगी। तो यहां पर किसके साथ बेस्ट मैच है? इसके साथ। तो बी की वैल्यू ये क्या रिटर्न कर देगा, 5 इंटू सी। तो जो भी एल की वैल्यू है 45 इंटू 5, सो जो भी वैल्यू है वो यहां पे शो हो जाएगी। सो यहां पे मैंने क्या किया, OB2 इक्वल्स टू OB1 देन OB2 डॉट शो। तो अब टाइप कन्वर्जन कहां से किस में हो रही है, क्लास B टू A हो रही है या क्लास A टू B हो रही है? एनीबडी? यस, कोई बताओ। यहां पर टाइप कास्टिंग क्लास फ्रॉम क्लास B टू A हो रही है या क्लास A टू B हो रही है? यस, A to B. A टू B। Sure. We are type casting from, बोलो A टू B या B टू A? ये किस क्लास का है? ये B क्लास का है। बेसिकली हम A को B में टाइप कास्ट कर रहे हैं, ठीक है, A को B में हम टाइप कास्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो आपके पास रिजल्ट आ गया 225, क्योंकि इसके लिए मैंने टाइप कास्टिंग कर रखी है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, तो यहां पर एरर है। क्यों एरर है? क्योंकि इस टाइप की टाइप कन्वर्जन को आपने डिफाइन नहीं किया। तो अगर करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर क्लास B में क्लास A के लिए आपको ऑपरेटर फंक्शन बनाना पड़ेगा। क्लियर? ऑपरेटर प्रोसीजर की तरह आपको बनाना पड़ेगा। यस, एनी अदर डाउट? तो ये होगी आपकी टाइप कन्वर्जन पूरी, ठीक है। सो अभी मैं आपको साथ एक तो मैंने दिस पॉइंटर का एक डाउट आपके साथ क्लियर करना है, और उसके बाद एक फंक्शन ओवरलोडिंग का करेंगे हम एक क्वेश्चन, और उसके बाद हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को करेंगे। तो इस लेक्चर के एंड तक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस पॉइंटर का एक मैं यूज आपके साथ डिस्कस करना तब भूल गया था कि दिस पॉइंटर का एक यूज क्या हो सकता है। एक तो मैंने बताया था चेन ऑफ मेंबर फंक्शंस आप
कॉल कर सकते हो। अनदर यूज क्या है, बड़ा सिंपल, मैं आपको उसके बता देता हूं कि आपके पास मान लो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, ठीक है, और इसमें आपने यहाँ पर पब्लिक लिखा है, और कंस्ट्रक्टर लिया, और कंस्ट्रक्टर में भी आपने नाम क्या दे दिया, इंट, एंड यू आर राइटिंग हियर a equals to a void show यस। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी भी, एनीबॉडी? क्या मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं इस प्रोग्राम की आउटपुट? आंसर इज नो। क्यों? यहां पर अगर मैं ए की बात करूंगा, ये ए किसको लेगा, इस लोकल वेरिएबल को। तो यहां पर मतलब ए कौन सा बनेगा, ये जो कंस्ट्रक्टर वाला ए है। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को अभी रन करूंगा, तो देखो कोई भी गार्बेज वैल्यू, जो भी रैंडम वैल्यू थी, वो 0 इसने शो कर दे। ठीक है, तो यहां पर वो वैल्यू आपकी शो होगी 0। सो ये 0 वैल्यू क्यों शो हुई, इसमें किसी को कोई डाउट? पहली बात, अगर सभी चुप हैं तो मैं मानता हूं कि क्लियर है। सो अगर इसको मैं दिस ऐसे कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस क्या रिप्रेजेंट करता है? करंट ऑब्जेक्ट को। तो जब भी कोई मेंबर फंक्शन कॉल होगा, तो दिस पॉइंटर ऑटोमेटिकली, जो करंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस होगा, वो ऑटोमेटिकली दिस में स्टोर हो जाएगा। तो अब इससे क्या होगा, आप ये वाला ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले ए को। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आप वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो यहां भी ये एक दिस पॉइंटर का केस हो सकता है। क्लियर? एनी डाउट्स? नो सर। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग का। ठीक है, एक फंक्शन ओवरलोडिंग का ये वाला केस भी क्लास में थोड़ा डिस्कस नहीं हो पाया था। एनीवेज, तो उसको हम अभी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
तो अब हमारे पास 3 फंक्शंस हैं और मैंने कॉल किया है तो अब कौन सा फंक्शन चलेगा? एनीबडी? या एरर आएगी? एरर आनी चाहिए सर। ठीक है, देखो यही जो टॉपिक यही एक्चुअली डिस्कस करना था कि एक्चुअली ये मेरे से क्वेश्चन पूछा था जब मैं दूसरे बैच को पढ़ा रहा था, इलेक्ट्रिकल वाले को, इंस्ट्रूमेंटेशन सॉरी। तो उन्होंने क्वेश्चन किया था ऐसे, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा तो मैं क्या आपसे डिस्कस कर लूं। अब ये फंक्शन ओवरलोडिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बेस्ट मैच देखता है, ठीक है। तो आप ये बताओ अगर सिर्फ शो 7 होता और यहाँ पे बाकी सेकंड आर्गुमेंट में ना लिखता तो बेस्ट मैच कौन सा होना था? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला फंक्शन। ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं, देखो क्या आया, फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि एटलीस्ट 1 पैरामीटर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो गया, ठीक है। एटलीस्ट 1 पैरामीटर एग्जैक्ट मैच हो गया। लेट अस सपोज अब ये ऐसे होता, ठीक है। अब क्या आता? अब एरर क्यों आई? एनीबडी? सर ये क्योंकि फंक्शन इसको ये डिस्कस हुआ है, बेस्ट मैच नहीं मिला ना, नहीं इंटीजर में मिला। एम्बिग्यूटी होगी क्योंकि दोनों में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की जा सकती थी दोनों केसेस में, ठीक है। दोनों केसेस में इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होती थी, तो इसलिए क्या हो पॉसिबल थी, तो कंपाइलर नहीं डिसाइड कर पाएगा कि कौन सा मैं एग्जीक्यूट करूं। तो अगर लेट अस सपोज यहां पे मैं कर देता इंट, तो अब सेकंड फंक्शन चल गया क्योंकि एक उसको मिल गया, ठीक है। या इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट कि आपने बेस्ट मैच देखना है, ठीक है। और एम्बिग्यूटी कब आती है? जब कंपाइलर इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना चाहता है और एक से ज्यादा ऑप्शन उसके पास अवेलेबल हो, देन कंपाइलर कैन नॉट डिसाइड। ये क्लियर है? सर यस। सर अगर 9 की जगह हम कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देंगे तो यहां पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे दो, यस सर। यहां पर 7,9.9 दे दिया, वेरी गुड। ये देखो अब इसको रन किया तो कौन सा चला? थर्ड फंक्शन। क्यों चला भी थर्ड फंक्शन? सर एक बेस्ट मैच हो गया, 9.9 डबल बी में चला गया। एक बेस्ट मैच हो गया क्योंकि डबल वाला चल रहा था, ठीक है। ओके, मतलब वो अब यानी मैं आपका एक डाउट बार- समझ गया, आपको कहना चाहिए था यहां पर इंटेक करो और यहां पर मैं सर एक बार फंक्शन 1 को भी कमेंट से सेकंड हटा दो। एक बार फंक्शन 1 को भी कमेंट से हटा दो। देखो अब यहां पर आपके पास क्या हो गया? फर्स्ट आर्गुमेंट एग्जैक्ट मैच इन दोनों में है, ठीक है। सेकंड आर्गुमेंट का एग्जैक्ट मैच तीनों में है, नहीं सॉरी दोनों में है। 9.9 को किस में लेगा? ये डबल में हमेशा, ठीक है। तो अब आपके हिसाब से कौन सा चलना चाहिए? सेकंड सेकंड। वो तो क्योंकि एग्जैक्ट मैच ही मिल गया ना उसको, यस सर। इस केस में तो एग्जैक्ट मैच ही मिल गया इसको, 7 के साथ 7 और 9.9 के साथ 9.9 मिल गया इसको। क्लियर? सर यस यस। तो अगर हम इसमें सेकंड फंक्शन में जहाँ पे आपने इंट ए लिख रखा है हाँ वहाँ जी पे हाँ हम जी, फ्लोट ए कर दे जब, फ्लोट ए कर दें, बिल्कुल सही। यहां पे अब हमने क्या कर दिया? फ्लोट ए। तो क्या किसी के साथ अब एग्जैक्ट मैच मिलेगा? तो एरर है,
ठीक है, कंपाइलर कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया? यहां पर कितनी ऑप्शंस हैं? 7 किसके लिए बेस्ट मैच है? फर्स्ट फंक्शन के लिए। फर्स्ट 9.9 किसके लिए बेस्ट मैच है? सेकंड और थर्ड फंक्शन के लिए। लेट अस सपोज यहां पर मैं ये भी करता ना, एक इसको हटा भी दूं, तो भी एरर है। क्लियर? क्योंकि 7.0 से एरर नहीं आएगा, मतलब किससे? 7.0 डालेंगे तो थर्ड फंक्शन ही रन करेगा हाँ ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। यस। एनी अदर डाउट? क्लियर? सो ये दो चीजें मैंने और डिस्कस करनी थी आपसे, तो ये भी दिस पॉइंटर की यूज और इसका, ठीक है। अब जो लास्ट बचा है जो आज के टॉपिक के लिए, डेट इज, इसको आज मैं थ्योरेटिकली ही बताऊंगा, प्रैक्टिकली कल देखेंगे, क्योंकि अभी लास्ट के 10-15 मिनट्स बचे हैं, तो इसको पहले हम थ्योरेटिकली देखते हैं। डेट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग। सो इस कॉन्सेप्ट को भी देखते हैं। देखो, कंपाइल टाइम बाइंडिंग में क्या था? अर्ली बाइंडिंग थी, रन टाइम में लेट बाइंडिंग है, और इसको डायनेमिक है ये, तो डायनेमिक में क्या होगा? हमेशा पॉइंटर यूज होंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि डायनेमिक में क्या होगा? हमेशा पॉइंटर यूज होंगे। सो अगर पॉइंटर यूज हो रहे हैं आपके पास, तो व्हाट डू यू मीन बाय डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? कि आपका रन टाइम पे आप मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, तो आप कंपाइल टाइम पे नहीं बता पाओगे। तो इस टाइप के पॉलीमॉर्फिज्म को क्या बोलेंगे? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होगा क्या? इसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जैसे ही यूज होगा, तो उसमें एक टर्म आएगी फंक्शन ओवरराइडिंग। सो वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ बताऊंगा मैं थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली नहीं हम इसको करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली करेंगे। अब यहां पर बेस क्लास पॉइंटर्स कैन पॉइंट टू डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? बेस क्लास के पॉइंटर को इन्होंने ऑप्शन दे दी कि ये डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट कर सकते हैं। सो उसका मीनिंग क्या है? ये कैसे होगा? लेट अस सपोज आपके पास यहां पे देखो, इसने क्या बताया? आपके पास क्लास बेस है, ये क्लास डिराइव्ड है। अब बेस पॉइंटर P1, क्या कोई ऑब्जेक्ट बना? द आंसर इज नो। यहां तक अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना। डिराइव डी अंडरस्कोर ओबीजे, क्या कोई ऑब्जेक्ट बना? बिल्कुल बना, डी अंडरस्कोर ओबीजे। लेकिन ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट था? डिराइव्ड क्लास का। अब बेस क्लास के पॉइंटर को आपने क्या किया? P1 इज इक्वल टू एम्परसेंड डी अंडरस्कोर ओबीजे। सो इसका मतलब क्या है कि बेस क्लास के पॉइंटर को आपने किसके एड्रेस को पॉइंट करवा दिया? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट। बेस क्लास के पॉइंटर को आपने किसको पॉइंट करवा दिया? डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये? इतना तो ये है पॉइंटर टू डिराइव्ड क्लास, जो कि आगे हम यूज करेंगे। सो अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म का क्या कॉन्सेप्ट है? पॉलीमॉर्फिज्म का इसमें ये कॉन्सेप्ट होगा, लेट अस सपोज आपके पास क्लास बेस है। बेस क्लास में पब्लिक सेक्शन में है void show, clear? And there is another class derived, और उसमें भी डेफिनेशन है public void show।
आपने क्या किया, बेस क्लास का एक पॉइंटर ले लिया और बेस क्लास के पॉइंटर को आपने मेमोरी एलोकेट करवा दी डिराइव्ड क्लास की। चाहे ऐसे करवा लो, चाहे डिराइव्ड ओबी लिख के यहां पर पॉइंटर इक्वल्स टू एम्परसेंड ओबी, ये एक ही बात होगी, ठीक है। सो देन आपने क्या किया, ओबी डॉट शो। तो अब ये किसका फंक्शन चलाएगा, क्योंकि है तो ये बेस क्लास का पॉइंटर, लेकिन मेमोरी एलोकेट करवा दी किस क्लास की, डिराइव्ड क्लास की। तो ये बेस क्लास का शो फंक्शन दिखाएगा या डिराइव्ड क्लास का शो फंक्शन दिखाएगा। तो ये शो दोनों क्लास में है, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट तो बेस क्लास वाले को भी शो को एक्सेस कर सकता है और डिराइव्ड क्लास वाले शो को भी एक्सेस करता है यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। लेकिन यहां पर ऊपर भी शो है, नीचे भी शो है, बेस क्लास में भी शो फंक्शन है, डिराइव्ड क्लास में भी शो फंक्शन है, और बेस क्लास का आपने पॉइंटर बनाया है, उसको मेमोरी एलोकेट करवा दी डिराइव्ड क्लास की। सो अब वो डिराइव्ड क्लास वाले शो फंक्शन में, जहां पे बेसिकली उसने रीडिफाइन कर दिया है शो फंक्शन को डिराइव्ड क्लास ने, तो उसको कैसे एक्सेस करेगा और इस कॉन्सेप्ट को ओवरराइडिंग क्यों कहते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले कि एक बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, बेस क्लास का पॉइंटर होगा जो पॉइंट कर सकता है डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यही चीज इस स्लाइड में लिखी हुई है, अ बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट हैज नॉलेज ओनली ऑफ द बेस क्लास, ठीक है। उसको सिर्फ बेस क्लास के बारे में पता होगा, जो बेस क्लास के फंक्शंस हैं, बेस क्लास के डेटा वेरिएबल्स हैं, बट नोज नथिंग अबाउट द मेंबर्स एडेड बाय द डिराइव्ड क्लास। अब ये तो हमें पता ही है कि डिराइव्ड क्लास अपनी एडिशनल प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन कर सकती है। सो बेस क्लास विल नॉट बी हैविंग एनी एक्सेस टू दैट डिराइव्ड क्लास न्यूली डिफाइंड फंक्शंस जो बेस क्लास में नहीं थे। Members of the derived object that were inherited from the base can only be accessed। ये तो पता ही है कि फिर बेस क्लास के पॉइंटर से हम सिर्फ उसी को ही एक्सेस कर सकते हैं जो डिराइव्ड क्लास के ने बेस क्लास से इनहेरिट किए हैं। तो अब इस कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम एक प्रोग्राम है ये छोटा सा, क्लास बेस पब्लिक वॉइड शो। यहां पर शो नाम का फंक्शन है बेस क्लास में, क्लास डिराइव्ड पब्लिक बेस वॉइड शो। यहां पर अब डिराइव्ड क्लास का फंक्शन है सेम शो। तो बेस B1 बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, B1 डॉट शो करोगे तो ऑब्वियसली ये बेस को ही प्रिंट करेगा, इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। डिराइव्ड D1 डॉट शो करोगे तो ये किस क्लास का करेगा, इसका डिराइव्ड क्लास वाले का, क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास का मेन है। अगर आपको D1 के थ्रू बेस क्लास का चाहिए तो क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, एनीबॉडी? अगर मुझे डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू बेस क्लास का अब शो फंक्शन चलाना है तो क्या डेफिनेशन, कैसे कॉल करूंगा? D1 डॉट क्या लिखूंगा? यस, एनीबॉडी? बेस स्कोप रेजोल्यूशन शो। यहां पर क्या लिखूंगा? D1 डॉट बेस स्कोप रेजोल्यूशन शो इसकी जगह, ठीक है, अगर वो चलाना हो। तो नेक्स्ट बेस पॉइंटर PB इक्वल्स टू एम्परसेंड B1। अब यहां पर क्या किया, बेस का पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट बनाया और तो मेमोरी एलोकेट करवा दी बेस की। देन PB एरो शो, तो अब क्योंकि ये बेस का था तो इसने बेस का ही किया। देन PB इक्वल्स टू एम्परसेंड D1 PB शो। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज आएगी कि अगर आप इस स्लाइड को जाओगे, या बेस क्लास पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट हैज नॉलेज ओनली अबाउट द बेस क्लास। जो मेंबर्स फंक्शंस उसने डिराइव्ड क्लास ने बाद में डिफाइन कर दिए उसको उसका नहीं पता। तो अगर चाहे इसको मेमोरी एलोकेट आपने डिराइव्ड क्लास की भी करवा दी, फिर भी ये
कौन सा शो फंक्शन चलाएगा? ओनली दिस वन। सो इसकी आउटपुट क्या आएगी? बेस। ठीक है, इसको अगले लेक्चर में और डिटेल में डिस्कस करेंगे और 3-4 इसके ऊपर प्रोग्राम्स करेंगे जिससे आपको ये और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं लेक्चर लीव कर